ठीक है। तो इन दिस रिस्पेक्ट जो हमारे जो फोर फादर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने फ्रेम किया, उन्होंने ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया है, ना कि अमेरिकन पैटर्न को। अमेरिकन पैटर्न में क्या होता है कि वहां पे जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, वहां पे जो प्रेसिडेंट है, ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ही इज नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बट इन इंडिया और ब्रिटेन, द प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सो इन यूएसए द लेजिस्लेचर, जिसको कि कांग्रेस कहते हैं या फिर सीनेट कहते हैं, और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए में, वहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ओके, ठीक है। सो तो अब इसका कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज बेस्ड अपॉन कॉपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। देर इज, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। देर इज नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन, ठीक है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, बट स्ट्रिक्ट सॉरी नॉट स्ट्रिक्ट, बट कॉपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है। लेकिन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, देयर इज सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड एज कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो याद रखने वाली बातें थी, एक ये है कि आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील विथ ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स और जो भी अफेयर्स है ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। 1954 में हमने हिंदी नेम राज्यसभा और लोकसभा को अडॉप्ट किया था, ठीक है। प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड व्हाई, ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्ट है, बिकॉज कोई भी लॉ तभी बनती है जब उसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिले, ठीक है। देन कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, ठीक है। और करंट में अभी 238 जो है, करंट में 238 नंबर है, स्ट्रेंथ है राज्यसभा का। तो 12 खाली क्यों है, मे बी बिकॉज जो हमारा कश्मीर है जो कि ऑक्युपाइड है, वहां के सीट्स कुछ है वेकेंट। तो 238 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड यूटी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो जो राज्यसभा होता है, तो वहां पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा रिप्रेजेंट्स व्हाट, राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट एंड यूटी, यूनियन टेरिटरीज। और जो स्टेट और यूटी के जो मेंबर्स हैं, स्टेट और यूटी चुन के इनडायरेक्ट इलेक्शन से राज्यसभा में भेजती है। तो इनडायरेक्टली राज्यसभा जो है स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो इट इज सेड दैट राज्यसभा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, जहां पे कि 12 को हम नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। एट प्रेजेंट राज्यसभा हैज 245 मेंबर्स, ठीक है। तो टोटल 245 मेंबर्स है और 238 मेंबर्स जो है ये स्टेट से आते हैं, स्टेट और यूटी से आते हैं। उसके 12 जो है दैट इज नॉमिनेटेड इनडायरेक्टली। Two 229 members represent the states, 4 members represent union territories, 12 members are nominated by president, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 मेंबर्स रिप्रेजेंट, ठीक, आप इसको याद रख सकते हो। 229 जो है स्टेट से आते हैं, 4 मेंबर यूटी से आते हैं और 12 मेंबर्स वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जो फोर्थ शेड्यूल है, ये इसमें मेंशन किया गया है अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स। जो राज्यसभा में जो भी सीट एलोकेटेड होंगे स्टेट्स के लिए, वो सब चीजें फोर्थ शेड्यूल में दिया गया। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, फोर फोर को कह सकते हैं फोर चोर। और चोर क्या, हमारे नेता क्या है, चोर, वो चोरी क्या करते हैं, सीट, ठीक है। तो राज्यसभा का सीट के लोकेशन की बात की गई है फोर्थ शेड्यूल में, ठीक है। फोर चोर, चोर क्या, चेयर, ठीक है, राज्यसभा का सीट, ठीक है। तो
नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय elected members of state legislative assemblies। तो राज्यसभा में जो भी मेंबर होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। और किस मेथड के थ्रू? ये जो इलेक्शन होता है ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, एक इलेक्टोरेट हो गया जहां पे वोट करने वाले मेंबर हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे बहुत सारे मेंबर हैं, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्टोरल कॉलेज। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये हो गया कि ये एक समुदाय हो गया, ये दूसरा समुदाय हो गया, ये तीसरा समुदाय हो गया। इसने कुछ 50 मेंबर को वोट दिया, इसने 20 मेंबर को वोट दिया, इसने 30 मेंबर को वोट दिया। तो यहाँ पे सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। यहाँ पे जिस नेता को 50 वोट मिला इनको भी पावर मिलेगी, जहां पे 30 जिसको 30 मिला उनको भी पावर मिलेगी, और जिनको 20 मिला उनको भी पावर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोपोर्शन जितना वोट मिला उतना रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे फायदा ये है इस चीज का कि हम सबको रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। मतलब जो माइनॉरिटी होती है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलती है। ये एक सिंबल है प्लूरल सोसाइटी का, जहां पे ज्योग्राफिकल डिवीजन ज्यादा हो, बहुत ज्यादा प्लूरल सोसाइटी हो। इजराइल में ये चीज फॉलो किया जाता है, लेकिन इसके ड्रॉबैक भी है। ये डिविजिव पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है, ठीक है। और जब हम आजाद हुए थे उस समय ऑलरेडी हमारा देश भी डिवाइड हो रहा था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया नहीं प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए और राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए हमने ये सिस्टम को चूज किया, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो ये एक मेथड है, इसका मतलब ये हो गया। मतलब वैसे कोई पूछता नहीं है, बस ध्यान में रखना चाहिए। द सीट्स आर अलॉटेड टू स्टेट्स इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो किसी भी स्टेट राज्यसभा में जो सीट होता है कुछ कुछ सीट हर स्टेट को अलॉट किया गया है, और वो मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इसलिए नंबर ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग स्टेट के, अलग अलग, सबसे हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पास 31 मेंबर है, ठीक है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और त्रिपुरा के पास सिर्फ एक मेंबर है। तो यहाँ पे रेशियो देखा जाता है कि सब स्टेट का पॉपुलेशन और सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड इन राज्यसभा, उसका रेशियो सेम है कि नहीं, ठीक है। हालांकि यूएसए में सभी स्टेट के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जो सीनेट होता है वहां पे पॉपुलेशन कोई भी हो मैटर नहीं करता, हर एक स्टेट के पास एक सीट है, ठीक है, सॉरी 2 सीट है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो सभी यूटी में तो लेजिस्लेचर है नहीं, तो जो जहां लेजिस्लेचर है तो वहां पे हमने थ्रू सेम मेथड द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इतना का जरूरत नहीं, ठीक है। देन आउट ऑफ दिस 9 यूनियन टेरिटरीज ओनली 3 दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ओके। अब जम्मू कश्मीर भी आ गया, हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। तो जो 3 यूटी है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, दे हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। द पॉपुलेशन ऑफ अदर 6 यूटी आर टू स्मॉल टू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बन सकता है। 9 यूटी है तो उसमें से सिर्फ दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन है, बाकी में क्या है, रीजन क्या है, पॉपुलेशन उसका बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो प्रेसिडेंट वी नो नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। अब ये बताओ कि हम नॉमिनेशन क्यों करते हैं, ठीक है। किसी को कोई आइडिया है नॉमिनेशन हम क्यों करते हैं?
हेलो, क्या किसी को आइडिया है हम नॉमिनेट क्यों करते हैं? अच्छा, तीनों की सीट्स कितनी है प्रशांत कुमार, ये मुझे देखना पड़ेगा। बस अभी तो यही पता है कि इस तीनों स्टेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और सबसे ज्यादा सीट यूपी के पास है। आप ये बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट क्यों करता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? चलिए मैं बताता हूँ, ठीक ही है। फॉर पार्टिकुलर, ठीक है। तो होता ये है कि जब कोई आर्टिस्ट है, कोई आर्ट, कोई म्यूजिशियन है, या फिर कोई पेंटर है, या फिर कोई सोशल सर्विस करता है, तो वो क्यों चाहेगा पॉलिटिक्स में आना? वो नहीं चाहेगा पॉलिटिक्स में आना। तो हमारे, लेकिन उनके पास विजडम होती है। तो हमारे कंस्टिट्यूशन मेकर ने सोचा, ये डिबेट भी हुआ था कि हमारे कंस्टिट्यूशन मेकर ने सोचा कि उन्हें कैसे लाया जाए, उन्हें भी लाना चाहिए, क्योंकि वो अपना, क्योंकि आजादी से पहले जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ भी काम किए थे, जो हमारा कांग्रेस था, तो हम लोगों ने ऐसे लोगों को इनवाइट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। लेकिन पॉलिटिक्स में तो वो लोग नहीं आएंगे, तो इसलिए ऐसा सोचा गया कि इन लोगों को डायरेक्ट नॉमिनेट किया जाए, ताकि इनके विजडम को हम यूज कर सकें। ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है राज्यसभा में, उन लोगों को जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आर्ट में। ओह, आई एम सॉरी, कल से इसको भी ऑफ रखना है। जिसको आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस में जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। The rationale behind this principle of nomination is to provide eminent person a place in Rajya Sabha. पर्सन है, तो जो भी एमिनेंट पर्सन है उनको एक प्लेस प्रोवाइड करना राज्यसभा में। और जो अमेरिकन सीनेट है वहां पे ऐसा कोई नॉमिनेशन नहीं होता। ठीक है। सो नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा का वो 552 है। ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट। 20 मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा जो है 552 है। आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट और 20 मेंबर्स जो है यूटी के रिप्रेजेंटेटिव है। और 2 मेंबर्स है 552 दे आर, ये स्ट्रेंथ है लोकसभा का, जिसमें से 530 मेंबर्स जो है स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और 20 मेंबर्स जो है वो यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और 2 मेंबर्स दे आर नॉमिनेटेड बाय पर्सन फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो कि अब नहीं होगा। 2020 में जो अमेंडमेंट आया उसमें हमने ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेशन को बंद कर दिया है। एट प्रेजेंट द लोकसभा हैज 545 मेंबर्स। ठीक है, ये आइडियल इतना सीट हमने एलोकेट किया 552। ठीक है, लेकिन अभी 545 मेंबर्स हैं लोकसभा के, जिसमें से कि 530 मेंबर्स स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी को, और 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, जो कि अब नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। The representatives of state in Lok Sabha are directly elected by the people from territorial constituency. राज्यसभा के लिए तो हमने इनडायरेक्टली इलेक्शन देखा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेकिन यहाँ पे जो लोकसभा में डायरेक्टली द पीपल इलेक्ट देम फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। स्टेट को टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया गया है, और हर एक कंस्टिट्यूएंसी में जो भी लोग होते हैं, जो भी सिटीजन होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को।
और ये जो इलेक्शन है इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो every Indian citizen who is above 18 years of age and who is not disqualified under provision of constitution or any law is eligible to vote at such election। ठीक है, every Indian citizen जो कि 18 साल से ऊपर है they are qualified unless they are not disqualified by any provision of constitution या फिर कोई भी law। ठीक है, वोटिंग के लिए। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक दो दिन पहले एक वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 years by 61st Constitutional Amendment Act 1988। ठीक है, वोटिंग एज पूछा गया था कि वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 years बाय व्हिच अमेंडमेंट। तो वहां पे एक 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और 63rd था, तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है 61st है या 63rd है। ठीक है, तो वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 years टू 18 years बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 1988 में इसको चेंज किया गया था। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट लोकसभा में, अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी इन लोकसभा। ठीक है, Constitution has empowered the Parliament to prescribe the manner of choosing the representatives of UT in Lok Sabha। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया है कि जिस मैनर में आपको यूटी से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है उसको आप डिसाइड करो। ठीक है, तो लोकसभा में यूटी का रिप्रेजेंटेशन के लिए पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो इसलिए पार्लियामेंट ने एक लॉ भी पास किया, हैज इनेक्टेड यूनियन टेरिटरीज Direct Election to House of People Act 1965 by which the members of Lok Sabha from union territories are also chosen by direct election। Accordingly, the Parliament has enacted, Parliament ने enact किया Union Territories Direct Election to House of People Act 1965 by which the members of Lok Sabha from union territories are also chosen by direct election। ठीक है, तो यूटी में भी लोकसभा के सीट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। फिर आता है नॉमिनेट मेंबर्स। तो हमने एक पढ़ लिया रिप्रेजेंटेशन कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी यूटी में रिप्रेजेंटेशन के लिए बाय दिस एक्ट रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965। फिर आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स, और ये जो स्लाइड जो आप देख रहे हैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये कुछ नहीं है लक्ष्मीकांत ही है पूरा डिट्टो। तीसरा है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में आता है द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा। ठीक है, बहुत सारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अलग अलग जगह रहते हैं, झारखंड में है, गोवा में है। ठीक है, इवन बोकारो में एक रशियन कॉलोनी भी है। ठीक है, ओरिजिनली दिस प्रोविजन वाज टू ऑपरेट टिल 1960। तो 1950 में किया गया था, नॉमिनेटेड मेंबर के लिए प्रोविजन बनाया गया था। फिर हर बार 1960 के बाद इसको एक्सटेंड किया गया, टिल 2020 एक्सटेंड किया गया। लेकिन अब इस प्रोविजन नॉमिनेटेड मेंबर्स टू एंग्लो इंडियन को प्रोविजन को अभी खत्म कर दिया गया, इस पर कुछ बात ही नहीं किया गया इस पर। ठीक है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, द वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा आर एज फॉलोज। ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे हैं किस इलेक्शन का सिस्टम जो लोकसभा के लिए है वो क्या क्या है, क्या क्या एस्पेक्ट्स है। सबसे पहला टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन टू लोकसभा ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो जितने भी स्टेट हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग, जैसे कोई एक स्टेट है तो उनको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग 2 प्रोविजन। 2 प्रोविजन है।
Each state is allotted number of state in the Lok Sabha in such a manner that ratio, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स एंड पॉपुलेशन इज सेम, ठीक है, रेशियो किसका, नंबर ऑफ सीट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये हर एक स्टेट के लिए सेम होना चाहिए, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ठीक है, ये हर स्टेट के लिए सेम होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू स्टेट हैविंग पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 6 मिलियन, ठीक है, 6 मिलियन या 7 मिलियन, ठीक है, तो ये सब पे कंफ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा इसको दिमाग में रखना है। यूपीएससी में तो ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करता है इन सब बातों पे। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज स्टेट इज अलॉटेड नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, ये लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, इस मैनर में सीट को प्रोवाइड किया जाता है कि रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स एंड पॉपुलेशन इज सेम फॉर ऑल स्टेट, और ये प्रोविजन उस स्टेट के लिए अप्लाई नहीं होता है जहाँ पे पॉपुलेशन इज लेस देन 6 मिलियन। और हर एक स्टेट को, अब स्टेट तो हो गया, उसमें कितने सीट्स हैं, कितने लोकसभा के मेंबर हैं, कितना पॉपुलेशन है, अब स्टेट के अंदर थोड़ा जाए, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, अब जितने भी स्टेट है तो उसको डिवाइड किया गया है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में, ठीक है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी डिवाइड कर दिया गया इन सच ए मैनर, यहाँ पे भी रेशियो की बात है, पॉपुलेशन ऑफ इस कंस्टिट्यूएंसी एंड नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट, अब यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे आर हो गया, ये सब रेशियो बराबर होना चाहिए, कैसे, बिकॉज आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, population of each constituency, ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is the same throughout the state। तो यहाँ पे रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन, हर एक कंस्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ सीट्स, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। स्टेट में क्या है, स्टेट में है, स्टेट के लेवल पे देखा जाए तो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सीट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंस्टिट्यूएंसी में क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स, ये रेशियो सेम होना चाहिए। तो ऐसा क्यों किया गया, रेशियो क्यों डिफाइन किया गया, ताकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा ना हो कि किसी स्टेट को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाए या किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी कंस्टिट्यूएंसी को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, ठीक है, देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, बिटवीन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी। और यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब ये है, जो पिछला सेंसस में जो पॉपुलेशन था वो पॉपुलेशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ प्रीसीडिंग सेंसस जिसका फिगर पब्लिश हो चुका है, और रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ये भी बात हुई थी कि हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगा, ठीक है, ये अभी हमारे करंट अफेयर में भी रहता है, ठीक है, एक बार हम देखते हैं कि किसी को कुछ डॉट है। ओके, तो आप लोग में किसी को डॉट है, अभी तक जो भी पढ़ाया सब समझ में आया? यस, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रशांत, तो आज समझ आया ना? इलेक्शन स्ट्रक्चर मुझे आज तक समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो समझ में आया ना कि रेशियो, जो भी सीट लोकसभा में अच्छा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अच्छा, रेशियो का समझ में आ गया, हाँ, तो वही एग्जाम में आएगा ज्यादा से ज्यादा। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, मतलब हमने जो एक वोट किया, हम पहले प्रेफर करते हैं 1 2 3, ये मेनली प्रेसिडेंट और राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है, तो यहाँ पे काम आता है। हम क्या करते हैं, 2 4 कैंडिडेट जो खड़े हैं
तो हम प्रीफर करते हैं कि फर्स्ट नंबर हम यस यस एग्जैक्टली। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यही मतलब है, हम जो भी इलेक्टर्स होते हैं जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो हम प्रीफर करते हैं नंबर 1 इनको दिया जाए, नंबर 2 इनको दिया जाए, नंबर 3 सी को दिया जाए, नंबर 4 डी को दिया जाए। तो इस तरह से हर कोई वोट देता है, उसमें उसके बाद एक काउंटिंग होती है, जिसको सबसे ज्यादा नंबर 1 मिलता है वो विनर हो जाता है। अगर किसी को नंबर 1 नहीं मिला तो जिनको लास्ट मिला इनको हटा दिया जाता है। इस तरीके से कुछ कुछ होता है, ठीक है, यही होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे ब्रिटिश का सेम है, तो ब्रिटिश में इलेक्शन सिस्टम भी सेम है। नहीं, सब कुछ सेम नहीं है। हम सब कुछ सेम नहीं, हमने बहुत जगह से बहुत कुछ लिया है, लेकिन ये है कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ये ब्रिटिश से लिया है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पे अपर हाउस लोअर हाउस है, हमारा प्रेसिडेंट है तो उनका क्राउन है। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, आफ्टर एवरी सेंसस, ये कहा गया है कि हर एक सेंसस के बाद हमें रीएडजस्टमेंट करना है। आफ्टर एवरी सेंसस रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द स्टेट। हर एक स्टेट्स को जो भी सीट एलोकेट किया गया है लोकसभा में, इसको एडजस्ट किया जाएगा हर एक सेंसस के बाद। ठीक है, और जो स्टेट में टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है वहां पे भी कुछ डिवीजन किया जाएगा। और इसके लिए कौन इंपावर्ड है? पार्लियामेंट इज इंपावर्ड टू डिटरमाइन द ऑथोरिटी एंड द मैनर इन विच दिस टू बी मेड। ठीक है, तो ये जो भी एडजस्टमेंट है, या सीट का एलोकेशन हो या फिर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी का में जो सीट एलोकेट किया जाएगा, तो ये सबसे रिलेटेड जो भी रीएडजस्टमेंट है, इसके लिए पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द ऑथोरिटी। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में दे सकता है, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड। ठीक है, बट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये सब कीवर्ड है, ये ध्यान रखना है। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द ऑथोरिटी। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द ऑथोरिटी टू रीएडजस्ट द सीट्स एलोकेटेड टू लोकसभा, एलोकेटेड टू स्टेट इन द लोकसभा। ठीक है, तो लोग सही मार देते हैं। तो पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द ऑथोरिटी कि किस मैनर में सीट्स को एडजस्ट किया जाएगा। और अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट, डेलिमिटेशन कमीशन को इनैक्ट किया है 1952, 62, 72, 2002 फॉर दिस पर्पस। ठीक है, कितना बार हुआ है? 1, 2, 3 एंड 4, 4 बार हुआ है। डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट इन 1952, 62, 72 एंड 2002। ठीक है, तो 10-10 साल पे तो पहले हुआ था 1952, 62, 72, लेकिन 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बेस अमेंडमेंट जो हुआ, उसमें जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है लोकसभा में और जो डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इन टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, इसको फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, 2000 तक एट 1971 लेवल। ठीक है, जो भी सीट्स है लोकसभा में स्टेट्स के लिए और जो स्टेट का डिवीजन है इनटू वेरियस टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, इसको 2000 तक, 2000 वर्ष तक इसको फ्रीज कर दिया गया एज पर 1971 लेवल। ठीक है, यानी 25 साल तक के लिए। और फिर इस रीएडजस्टमेंट को दोबारा एक्सटेंड किया गया। ये जो बैन है रीएडजस्टमेंट, ये जो रीएडजस्टमेंट पे जो बैन है, इसको फिर से एक्सटेंड किया गया अगले 25 सालों के लिए बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, 2001 से, लेकिन विद द, और इसका बेसिक रीजन ये था कि पॉपुलेशन मेजर को कंट्रोल करना है। ठीक है,
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बेसिस पे जो लोकसभा में सीट्स एलोकेटेड है उसको फ्रोज कर दिया गया और 2000 तक के लिए 1971 लेवल के बेसिस पे ही रहेगा जो है। और 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 यहाँ पे फिर से इसको एक्सटेंड किया गया अप टू अगले 2026 तक के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, 84th Amendment Act 2001 also empowered the government to undertake readjustment and rationalization of territorial constituency in the states on the basis of population figure of 1991 census। जो 42nd Amendment Act 1976 था, यहाँ पे जो भी एलोकेशन होगा या फिर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी का डिवीजन होगा, that should be based on 1971 लेवल, ठीक है, that should be based on 1971 लेवल। बट जो 84th अमेंडमेंट एक्ट है दैट शुड बी बेस्ड ऑन 1991 सेंसस, ठीक है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है। फिर 87th अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, तो 1991 तो कुछ ज्यादा पुराना हो जाएगा, इसलिए 87th अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे जो भी डेलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी होगा, जो भी चेंज वेंज किया जाएगा वो 2001 सेंसस के बेसिस पे होगा, नॉट 1991 सेंसस। लेकिन आप एडजस्ट तो कर सकते हो, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स है हर एक स्टेट को अलॉटेड वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप कंस्टिट्यूएंसी की छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स जो कि हर एक स्टेट को अलॉटेड है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबैंडन्ड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है सबसे पहले 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम लीग के लिए। फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो हमारे ऑप्रेस्ड डिप्रेस्ड क्लास है, तो उनके लिए भी कोशिश की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट लाने की, लेकिन पूना पैक्ट 1930, ठीक है, 1932 द पैक्ट बिटवीन अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, इस बेसिस पे हमने एग्री किया कि हम रिजर्वेशन देंगे टू SC एंड ST, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अबैंडन कर दिया गया, कोई जगह नहीं मिली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, लेकिन जो रिजर्वेशन ऑफ सीट है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया लोकसभा में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। किस स्टेट में कितना पॉपुलेशन है उस किस SC और ST का जितना पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के बेसिस पे उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में। और जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लीडर जो इलेक्शन में खड़े होंगे उन्हें वोट कोई भी दे सकता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो वो वोट दे सकता है। और लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर होंगे, जो इलेक्टर होंगे, नॉट इलेक्टर आई मीन जो इलेक्शन में खड़े होंगे उनको रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। ये भी शुरू में ओरिजिनली द रिजर्वेशन वाज टू ऑपरेट फॉर 10 इयर्स अप टू 1960, बट इसको फिर से कंटिन्यूसली 10 साल तक एक्सटेंड किया गया। अभी 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के बेसिस पे ये 2020 तक ये रिजर्वेशन रहेगा, और अभी फिर अमेंडमेंट किया गया है। और आप देखना हम मेरे लेक्चर पे अभी कौन सा अमेंडमेंट था जिसके बेसिस पे 10 साल और जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को वो एक्सटेंड किया गया, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो वही बात है, दो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दे आर इलेक्टेड बाय ऑल द वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी विदाउट एनी सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पे कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया है। A member of scheduled caste and scheduled tribes is also not debarred from contesting a general seat। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर है वो जनरल सीट पे भी कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन को, ठीक है। सो 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 और 87th अमेंडमेंट एक्ट 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 और 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003। 84th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा
कि 1991 सेंसस के बेसिस पे के पॉपुलेशन के बेसिस पे रिजर्व सीट प्रीफिक्स किया जाएगा, लेकिन 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 इसने कहा कि रिजर्व फीस को रिफिक्स करो ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, नॉट 1991 सेंसस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पास द पोस्ट। इसके बाद हम आज के लिए रहने देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, जरा देखो, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है? ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के लिए अडॉप्ट किया है। ठीक है, लेकिन इसने लोकसभा के लिए सेम चीज यूज नहीं किया है। यहाँ पे हमने सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को यूज किया है, जिसको कि हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू लोकसभा। लोकसभा में मेंबर को इलेक्ट करने के लिए हमने टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को यूज किया है, और राज्यसभा में हमने इलेक्शन के लिए हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज किया है। Under territorial representation, every member of legislature represents a geographical area known as constituency. ठीक है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमने कंट्री को या फिर स्टेट को डिवाइड किया हुआ है कंस्टिट्यूएंसी के बेसिस पे, और उस कंस्टिट्यूएंसी के जो हेड होते हैं उनको कहते हैं हम उन्हें कहते हैं एमपी। ठीक है, ठीक है, वो होते हैं हमारे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेटिव। फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। ठीक है, Hence, such constituency is known as single member constituency। जो हमारा constituency है वो single member constituency होता है। In this system यहाँ पे जिसको majority of votes मिल जाता है उन्हें winner declare कर दिया जाता है। The simple majority system of representation does not represent the whole electorate। तो यहाँ पे मेजोरिटेरियन या फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का ड्रॉबैक ये है कि ये होल इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। जिसको सिंपल मेजोरिटी वोट मिल गई वो जीत गया। इट डज नॉट सिक्योर द ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रखना। इसलिए द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एम्स एट रिमूविंग द डिफेक्ट्स ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या करती है? माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एम्स एट रिमूविंग द डिफेक्ट ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? ये माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाती है, लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे हर एक माइनॉरिटी को पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर नंबर। उनका जो, ये तो मैंने शुरू में ही समझा दिया था, जो भी इनका नंबर प्रोपोर्शन है उस बेसिस पे उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इवन द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन गेट्स रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होगी उनका हैबिट हो जाएगा, इनका मतलब नियत हो जाएगा डिविजिव पॉलिटिक्स को प्रमोट करना, इंटरेस्ट को, ग्रुपिज्म को प्रमोट करना, डिवीजन को प्रमोट करना। ठीक है, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो दो प्रकार का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, टू टाइप्स, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एक होता है लिस्ट सिस्टम। ठीक है, इन इंडिया में हम लोग क्या फॉलो करते हैं? वी अडॉप्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम फॉलो करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए तो हम लोग फॉलो करते हैं फर्स्ट काइंड, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और यही
जो आपको एक डॉट था तो मैंने बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में, ठीक है, जो हम लोग फॉलो करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के लिए। दो सम मेंबर्स of constituent assembly has advocated the system of proportional representation। हमारे constituent assembly में कुछ लोग, कुछ मेंबर्स ने, हमारे फोरफादर्स ने कहा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाए फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू लोकसभा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया। क्यों? दो रीजन था। सबसे इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट फॉर द वोटर्स टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हमारा लिटरेसी रेट भी बहुत कम था उस समय, ठीक है। दूसरा, अनसुटेबिलिटी टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ सिस्टम टू मल्टीप्लाई पॉलिटिकल पार्टी लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेगी, उन्हें अपना ग्रुप बस देखना है, छोटा सा कितना डिवाइड कर सके, उस ग्रुप के मेंबर बन जाना है, उन ग्रुप का लीडर बन जाना है और पॉलिटिकल पार्टी को डिवाइड करते रहना है। तो इससे इनस्टेबिलिटी होगी गवर्नमेंट में। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ये सिस्टम ये बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट डज नॉट गिव स्कोप फॉर ऑर्गेनाइजिंग बाय इलेक्शन। अब जो बाय इलेक्शन होता है वो कैसे होगा, उसका प्रावधान नहीं है यहाँ पे। दूसरा, इट एलिमिनेट्स द कॉन्टैक्ट बिटवीन वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें तो, जो लीडर्स हैं उन्हें तो यही लगा हमारा तो इंटरेस्ट सिक्योर है, आई हैव ऑलरेडी डिवाइडेड देम, ठीक है। और ये माइनॉरिटी थिंकिंग को और ग्रुप थिंकिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। मैंने कहीं ना कहीं ये सब पॉइंट आपको कह दिया, ठीक है दोस्तों। तो अटेंडेंस मुझे अच्छा ही लगा आज का। अच्छा, आपका कुछ डॉट्स था। अच्छा, कुछ डॉट हो मैं देख ना पा रहा हूं तो आप प्लीज माइक ऑन करके पूछ लिया करो, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे ब्रिटिश का सेम है, तो ब्रिटिश में इलेक्शन सिस्टम, अच्छा सॉरी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझ नहीं आ रहा था, कल करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कुछ है नहीं, बस ये एक नाम है, ठीक है। जो टेरिटोरियल, जो लोकसभा के लिए आप जो एमपी को इलेक्ट करते हैं ना, जो हर एक कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड होता है, हर एक कंस्टिट्यूंसी डिवीजन होता है। एक कंस्टिट्यूंसी हो गया, दिल्ली कंस्टिट्यूंसी हो गया, इसमें बहुत सारा अलग अलग कंस्टिट्यूंसी है, तो वहां से हम एक एक एमपी को चुनते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। तो ये हो गया टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक टेरिटरी को एक बंदा रिप्रेजेंट करता है बाय मेजोरिटेरियन वोट, सिंपल मेजोरिटी सिस्टम से। तो यही है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या फिर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। फिर आता है वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो कि राज्यसभा के लिए हम लोग यूज करते हैं। वहां पे मेजोरिटी वाली बात नहीं है, सिंपल मेजोरिटी वाली बात नहीं, वहां पे सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट मतलब जिसको सबसे पहले मेजोरिटी आ गया वो जीत गया, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज मेरी फर्स्ट क्लास थी, पता नहीं मैंने आपको कैसा पढ़ाया, ठीक है। और आप रिव्यू दे देना, अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी बता देना। और कल से मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करने का एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर। और थोड़ा सा फास्ट भी अगर करना पड़े तो आप बोलिए, या फिर स्लो करना है तो वो भी बताइए, ठीक है। और अगर आपके कोई दोस्त वोस्त हैं, कोई भी मित्र हैं जिनको ज़रूरत है, तो उनको भी रिफ़र करना, मतलब बता देना कि ऐसा कुछ है, ठीक है। और एक बार खुद से भी आप जो चैप्टर है ना लक्ष्मीकांत, ये पढ़ लेना, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटर्स हैव प्लूरल रिफरेंस, यस यस, इज इट राइट, यस इट इज राइट रंजन। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे प्लूरल, ये प्लूरल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे मान लीजिए एक इजराइल है, इजराइल में इसको फॉलो किया जाता है, या फिर
यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे ज्यादातर इसको फॉलो किया जाता है, वहाँ पे हर एक सेक्शन रिप्रेजेंट हो जाती है। लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा डिवीजन है ना, बहुत ज्यादा डिवीजन है, बहुत कास्ट है, बहुत सारे कास्ट है, बहुत जोग्राफिकल डिवीजन है। ठीक है, तो इंडिया में ये हेल्दी नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, आई होप आप सभी ने लंच कर लिया है। इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन व्हाट काइंड ऑफ वोटिंग इज इट? ओके, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन में हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ही फॉलो करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक होता है लिस्ट सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया में हम फॉलो करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को, जहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है कि हमें पहला जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट नाम बता देते हैं, ए बी सी डी है, इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो हम ए को ज्यादा प्रेफर करेंगे, फिर बी को, फिर सी को, तो हम उस तरह से नंबर बाय नंबर लिख के तब वोट डालते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और कोई डाउट्स? ओके, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता है। The President of India is elected by members of Electoral College, which does not include. Okay. इसके लिए तो मुझे ओके, हाँ फाइन। अच्छा ठीक है, आज रहने देते हैं, हो नहीं रहा मुझसे। आई विल प्रिपेयर इट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। आई होप आप सभी ने लंच कर लिया हो, डिनर, सॉरी, डिनर। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, हाँ, it is 12 members, those who are nominated, and those who are excellent in the outstanding in the field of art। ठीक है, आर्ट, लिटरेचर, ये सब चीज में जो भी आउटस्टैंडिंग है कोई भी स्पेसिफिक फील्ड में। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। नोट लोकसभा बिकॉज वी eradicate सिस्टम ऑफ एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को इस बार नॉमिनेट नहीं किया गया है, इस बार एक्सटेंड नहीं किया गया प्रोविजन उनको नॉमिनेट करने का, यही है इसमें बस। ठीक है, जो भी डाउट हो आप एक बार टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लेना, या फिर यहाँ पे पोस्ट कर देना। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग।